हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। कासिम के लिए हकीम से दवा और अगली सुबह उसकी कटी लाश सीने के लिए मर्जीना मुस्तफा को ले आए। अली बाबा उसे रोती छोड़, रोश ने आगे कहा, मर्जीना से ये सलाह मशवरा करने चला गया कि उसके भाई को दफनाने का इंतजाम कैसे हो। दासी से काफी बातचीत के बाद वह अपनी बीवी से बात करने अपने घर गया। मर्जीना भी दवाखाने चली गई, हकीम से दारू लाने। दारू। जोश के कान खड़े हो गए। शराब किस लिए चाहिए थी उसे? दारू का उर्दू में मतलब शराब होता है। रोश हंसा, लेकिन पर्शियन फारसी में इसका मतलब दवा भी होता है, इसलिए हिंदी में भी हम किसी को अपना इलाज करवाने के लिए अपनी दवा दारू करो ऐसा कहते हैं। जब जोश ने सिर हिलाया और आगे स्पष्टीकरण नहीं मांगा, तो रोश ने अरेबियन नाइट्स दास्तान को आगे बढ़ाया। बीमार कौन है? हकीम ने मर्जीना से पूछा। मेरे आका कासिम, उसने जवाब दिया। कई दिन हो गए, न ठीक से खा रहे थे न सो रहे थे, बस काम के चक्कर में खुद को मारे जा रहे थे। डरती हूं कि इतनी बदपरहेजी का अब बुरा अंजाम सामने आने को है। हकीम ने दवा तय करने से पहले कासिम की हालत के बारे में अच्छी तरह उससे पूछताछ की, लेकिन मर्जीना होशियार लड़की थी। वह एक जानलेवा बीमारी के बारे में जानती थी, जिसके लक्षण उसने सही सही हकीम को बता दिए। दवा लेकर घर लौटते हुए वह जगह जगह रुककर परिचितों और पड़ोसियों से अपने मालिक की भयावह बीमारी के बारे में थोड़ी थोड़ी देर गपशप भी करती आई। इधर अली बाबा ने खुदाई करके लूट की नई खेप दफनाते हुए अपनी पत्नी के साथ मामले की चर्चा कर ली। मौके की नजाकत समझकर बीवी उसकी योजना मान गई। बाकी का पूरा दिन दोनों ने ये सुनिश्चित करते हुए बिताया कि लोग देख ले कि वे बार बार अपने घर से कासिम के घर आ जा रहे हैं, और कि वे ज्यादा से ज्यादा जानकारों और पड़ोसियों को कासिम के बेहद बीमार होने की खबर दे दें। शाम को मर्जीना फिर हकीम के पास गई। उसने दवा की ऐसी ताकतवर खुराक मांगी कि जिससे मरता हुआ आदमी भी मौत के मुंह से वापस खींचा जा सके। मामला इतना बिगड़ गया क्या? अता ने अपनी सबसे ताकतवर खुराक देते हुए पूछा। बद से बदतर हो गए हैं वे, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लगता ही नहीं कि दवा से कोई फायदा हो रहा हो। मुझे तो डर है कि बहुत देर हो गई, अब कल का दिन भी वे देख पाएंगे या नहीं पता नहीं। इसलिए किसी को हैरत नहीं हुई जब देर गए उस शाम कासिम के घर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खबर तेजी से पड़ोस में फैल गई कि कासिम गुजर गया। अगली सुबह भोर होने से बहुत पहले एक नकाबपोश कासिम के घर के बाहरी दरवाजे की कुंडी अंदर से खोलकर चुपचाप बाहर की अंधेरी पटरी पर आ निकली। उसने बाएं देखा, फिर दाएं। जब उसे तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से बाजार की ओर चल दी। होश बिस्तर में उठ बैठा। लेटकर उत्तेजना बर्दाश्त करना उसके लिए दूभर हो रहा था। जोश भी तन्मयता से उसे घूरता रजाई से बाहर झांक रहा था। उसका केवल सर रजाई के बाहर था, बाकी शरीर लिहाफ के नीचे अच्छे से छुपा हुआ था। रोश को एकाएक एक असीम शांति का एहसास हुआ, ऐसी शांति जो सिर्फ उस सुकून से आ सकती है जो आदमी अपने परिवार के पास होने पर महसूस करता है। उसने उस सांस भरी और अली बाबा और 40 चोर का किस्सा सुनाना जारी रखा। अब मैं तुम्हें मुस्तफा के बारे में बताता हूं, उसने कहा। मुस्तफा आदतन अपनी दुकान पर दिन निकलने से बहुत पहले पहुंच जाया करता था। वह अब बूढ़ा हो चला था और उसकी दोनों आंखों की रोशनी भी तेजी से खोती जा रही थी, पर ये परेशानियां न तो उसे अपना काम करने से रोक पा रही थीं, न ही घुप अंधेरे में रोज सुबह अपनी दुकान पर चले आने से। वह कमाल का मोची था और उसे अपनी काबिलियत पर गुरूर भी था। अब भी वह बिना देखे जूता गांठ लेता था, एक ऐसा कारनामा जिसकी नकल कर पाना दूसरों को तो असंभव लगता था। इस सुबह वह जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचकर उसे खोलने लगा, एक नकाबपोश ने खामोशी से परछाइयों से बाहर निकलकर हौले से उसका नाम पुकारा। मुस्तफा बाबा। मुस्तफा डर के मारे उछल गया। तुमने डरा दिया मुझे। वह मिमियाया। क्या चाहिए? माफ करना, मर्जीना सोने की एक मोहर उसे देते हुए फुसफुसाए। आपको डराने का मेरा कतई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ बहुत देर से आपका ही इंतजार कर रही थी। एक बहुत जरूरी काम था। दाम मुंह मांगे मिलेंगे, लेकिन गोपनीय है, तो वहां जाना आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर पड़ेगा। चलेंगे मेरे साथ? काम क्या है? मन में अचानक उठी आशंकाओं के बावजूद खुली कमाई की संभावना ने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। कुछ ऐसा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मर्जीना ने ईमानदारी से कहा। दाम मुंह मांगे मिलेंगे। आमतौर पर वह षड्यंत्रों से बचकर चलता था, लेकिन व्यक्तिगत गर्व और संभावित अप्रत्याशित लाभ ने आज उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। हो कौन तुम? उन्होंने फिर पूछा। और इतनी गोपनीयता किस लिए? मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी जिनसे मेरे आका को पहचाना जा सके, मर्जीना ने जवाब दिया। गोपनीयता सबसे जरूरी है, लेकिन अपना मेहनताना आप खुद तय कर सकेंगे। राज डराते हैं मुझे, उसने चिढ़कर कहा। बूढ़ा हो रहा हूं, उन्हें अब मैं पसंद नहीं करता।
मर्जीना ने चुपचाप एक और सोने की मुहर उसकी हथेली पर रख दी, भरोसा दिलाया, मैं ले चलूंगी आपको, हरदम साथ रहूंगी, वापस भी लेकर आऊंगी। सोने की अशरफियों को अपनी उंगलियों के बीच उलटता पलटता, नकाबपोश की आंखों को घूरता मुस्तफा कुछ पल चुपचाप सोचता रहा। चलिए न, मर्जीना ने मिन्नत की, दामन फैला रही हूं, आपकी मदद की बहुत जरूरत है हमें। आखिरकार वह मान गया। जल्दी से कसकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर रुमाल बांध दिया और उसकी छड़ी पकड़कर उसे ले चली। जानबूझकर उसने लंबा रास्ता पकड़ा, जानबूझकर रास्ते भर वह फालतू गलियों में घुस जाती और पलटकर लौट आती ताकि आंखों पर पट्टी बंधे बूढ़े लोमड़ को चकमा दे सके। बाकी दुनिया सो रही थी, उसकी तिगड़मों से बिल्कुल अनजान। आखिरकार वे उसके आका के घर आ पहुंचे। दरवाजा चुपचाप खोलकर वो मुस्तफा को अंदर ले गई और उस अंधेरे कमरे में ले आए जहां उसके मालिक की लाश पड़ी थी। वहां उसने उससे कहा कि लाश जमीन पर उसके लिए जैसी बिछाई गई है वैसी ही वह उसे बिना हिलाए सी दे। जब मुस्तफा ने लाश सी दी तो उसने उसे उसकी मुंहमांगी कीमत दे दी। फिर वह बूढ़े मोची को वापस बाहर के दरवाजे तक ले आए। अपने हिजाब में अभी भी छिपी वह चौखट से बाहर निकली और लापरवाही दिखाते हुए उसने चारों तरफ देखा। सब सुनसान था। आंखों पर पट्टी बंधे मुस्तफा को वह सड़क पर बाहर ले आई, फिर दरवाजा बाहर से बंद करके एक दूसरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेते हुए उसे बाजार में वापस उसकी दुकान तक ले चली। एक लावारिस कुत्ता भौंकता हुआ कुछ देर तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन सोते शहर में किसी को जगह नहीं पाया। जब वह चुपचाप सुरक्षित वापस घर आ पहुंची तो घर की मुंडेर पर चढ़े मुर्गे ने गहरी सांस ली और भोर का स्वागत कर डाला।